माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुषमा चौरे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज छुरिया। मैं आज आप लोगों के सामने प्लेटो के सिद्धांत के बारे में कुछ सामान्य चर्चा करूंगी। ये भी सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट का पेपर है और प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के बारे में और उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, उसकी आलोचना, महत्व, ये सभी बातें मैं आप लोगों को, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से बतलाऊंगी और यह 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले पार्ट में प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वह और उसकी विशेषताएं, और उसके पश्चात सेकेंड पार्ट में आलोचना एवं महत्व बतलाऊंगी। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को जानने के पहले हमको थोड़ा सा प्लेटो के बारे में जानना आवश्यक है। प्लेटो यूनान राजनीतिक विचारधारा का जनक है और प्लेटो का जन्म यूनान के एक नगर राज्य एथेंस में एक धनी परिवार में ईसा से 427 वर्ष पूर्व हुआ था और 81 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हो गई थी। उनके गुरु का नाम सुकरात था। उन्होंने सारी अपनी शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की थी। प्लेटो ने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं लिखी है। लगभग 36 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जिनमें राजनीतिक शास्त्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दी रिपब्लिक, दी स्टेटमेंट और दी लाज है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का विस्तृत वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में ही किया है। जब हम प्लेटो की बात करते हैं, क्योंकि प्लेटो यूनानी दार्शनिक विचारक था, वह यह चाहता था कि एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए और आदर्श राज्य के निर्माण के लिए उसने जो न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसमें उसने यह स्पष्ट रूप से बतलाया है कि न्याय की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करे। स्वधर्म का पालन मतलब सामाजिक प्रयोजनों के अनुसार जिस प्रकार से व्यक्तियों को जो कार्य करना चाहिए उस कार्य को वे करते रहे और इसी के नागरिकों में समानता और एकता और सामंजस्य बना रहेगा। और जब नागरिकों में एकता और सामंजस्य बना रहेगा तो एक आदर्श राज्य की प्राप्ति होगी। तो अब हमारे सामने इस प्रसंग में एक प्रश्न ये उठता है कि एकता का सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित होगा, किस प्रकार से राज्य के लोगों को हम स्वधर्म यानी प्रकृति प्रदत्त गुण के अनुसार उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करें। तो प्लेटो इसी को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे 2 महानतम साधनों के बारे में बतलाता है जिससे कि नागरिकों से स्वधर्म का पालन हम करवा सकते हैं या स्वधर्म के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। सबसे पहला साधन है शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद। अब शिक्षा के द्वारा प्लेटो का यह कहना है कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे नागरिकों के समस्त बुराइयों को जड़ से मुक्त किया जा सकता है और शिक्षा मानसिक रोग को दूर करने के लिए एक मानसिक औषधि है। और यह भी कहा जा सकता है कि प्लेटो यह मानता है कि व्यक्ति के आत्मा के विकास के लिए और राज्य की एकता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर नागरिक शिक्षित होंगे तब उनके सामने किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आती है तो इस कठिनाइयों से वे छुटकारा पा सकते हैं और अपनी कठिनाइयों का हल वे स्वयं ही ढूंढेंगे। प्लेटो के इस शिक्षा सिद्धांत की महत्ता के बारे में एक राजनीतिक विचारक बार्कर है, उनका कहना है कि जो प्लेटो का शिक्षा व्यवस्था है एक मानसिक रोग की मानसिक औषधि के द्वारा ठीक करने का एक प्रयास है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्तियों को उसके स्वधर्म के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की धारणा के लिए और प्रत्येक नागरिक अपने स्वधर्म का पालन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए दूसरा साधन साम्यवाद को बदला है। साम्यवाद में उसने स्पष्ट किया है कि साम्यवाद के द्वारा जो शासक और सैनिक वर्ग है, इनको संपत्ति और परिवार इन दोनों से दूर रहना चाहिए
तभी वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सकते हैं। अगर शासक और सैनिक इन दोनों वर्गों के पास उनके परिवार होगी, अपनी संपत्ति होगी, तो वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस प्रकार से नहीं कर सकते जिस प्रकार से उनको करना चाहिए। इसलिए उसने साम्यवाद में शासक और सैनिक इन दोनों भी वर्गों को संपत्ति और परिवार से दूर रखा है। प्लेटो ने अपने शिक्षा का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वह रिपब्लिक में स्पष्ट किया है। रिपब्लिक में बहुत विस्तृत ढंग से शिक्षा के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति के मस्तिष्क को विकसित करने और उसको अधिक अच्छी अवस्था में लाने के लिए, ताकि उसके उन्नति का क्रम लगातार बढ़ते ही रहे, तो इसके लिए उसका शिक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है। प्लेटो का संबंध शिक्षा से मतलब यह है कि व्यक्ति के मस्तिष्क को यानी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आगे बढ़ाया जाए, विकास के मार्ग में आगे किया जाए। तो इसी के संबंध में बार्कर का यह कहना है कि प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया मानता है जो कि सामाजिक घटक के रूप में सामाजिक चेतना भर के सभी को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी या उसको कुछ ऐसी बातें सिखाएगी जिससे वे अपने स्वधर्म का पालन करते रहें। तो प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है जिससे कि समाज के 3 वर्ग और समाज के 3 वर्गों की रचना उसने प्रगति प्रदत्त गुण के आधार पर की है। प्लेटो का कहना है कि प्रकृति से किसी व्यक्तियों में अगर बुद्धि अधिक होती है, विवेक अधिक होता है, तो वह शासक बनने के योग है। उसी प्रकार से जिनमें शौर्य और साहस अधिक होता है तो वे सैनिक वर्ग में है, और जिनमें भूख अधिक होती है तो ये उत्पादक वर्ग या श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो प्लेटो ने यह बतलाया है कि अगर राज्य के या समाज के ये तीनों वर्ग अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करेंगे तो उससे उसको आदर्श राज्य की प्राप्ति होगी। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धांत शिक्षा का इतना विस्तार से उल्लेख किया है कि और रिपब्लिक में और शासकों की शिक्षा पर इतना अधिक बल दिया है कि इस पुस्तक को रूसो ने शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। रूसो ने खुद, जो कि संविधावादी विचारकों में उसका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, रूसो ने खुद स्वीकार किया है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक मात्र ही नहीं है, बल्कि एक शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी भी नहीं लिखी गई थी। तो प्लेटो ने अपनी जब शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो ऐसा नहीं है कि उसी ने पहले किया है। प्लेटो से पहले भी यूनान में शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। जैसे वह यूनान का रहने वाला है और उसके राज्य एथेंस और उससे 100 मील की दूरी में स्पार्टा, दोनों नगर राज्यों के शिक्षा के गुण दोषों का अध्ययन किया और उसके आधार पर फिर उसने अपने अलग से शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आइए थोड़े छोटे रूप में हम यह देखते हैं कि एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा योजना किस प्रकार थी और उसके बाद उसने अपने शिक्षा योजना में क्या क्या बातें रखी है। देखिए, सबसे पहले एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी वह राज्य पर शिक्षा का नियंत्रण नहीं था। दूसरी बात यह है कि शिक्षा बहुत अधिक व्यापक थी, शिक्षा खर्चीली भी थी और तो और वहाँ पर जो सोफिस्ट लोग थे वे ही शिक्षा देते थे, अधिक धन लेते थे और केवल धनवान वर्ग के ही जो विद्यार्थी थे वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, निजी उद्यमों पर आधारित थी और उच्च शिक्षा के परिणाम स्वरूप इसमें अच्छे नागरिक बनते थे। क्योंकि एथेंस में शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वह काफी विस्तृत था और शिक्षा 3 भागों में बटी हुई थी, प्राथमिक, माध्यमिक और सैनिक या उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के पश्चात जो व्यक्ति पढ़कर निकलते थे, विद्यार्थी, वे अच्छे ही नागरिक निकलते थे। उसने यह पाया कि एथेंस की शिक्षा प्रणाली का जब अध्ययन किया तो उसने यह पाया कि इस पर यहाँ की जो शिक्षा थी राज्य के नियंत्रण में नहीं थी और व्यक्तिगत उद्यमों पर आधारित होने के कारण वह बहुत खर्चीली और व्यापक थी।
ठीक उसी तरह से उसने एथेंस के बाद स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली का भी अध्ययन किया, जो कि एथेंस से 100 मील पर स्पार्टा नगर स्थित था। वहां पर जाकर उसने वहां की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। इससे वो काफी प्रभावित था और वहां की जो शिक्षा प्रणाली थी वह राज्य के द्वारा संचालित थी और राज्य के नियंत्रण में थी। वहां पर 7 वर्ष का जब बालक होता था तो उसे राज्य के कर्मचारियों को सौंप दिया जाता था और वे ही उसकी देखभाल करते थे। परिवार के द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। दूसरी बात की शिक्षा सैन्य शिक्षा थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को सामान्य शिक्षा दी जाती थी, परंतु एथेंस में स्त्रियों के लिए कोई भी शिक्षा नहीं थी। इसी तरह से सैनिक अपढ़ होते थे परंतु बहुत चतुर और सिद्ध होते थे और शिक्षा के माध्यम से नागरिकों का व्यक्तित्व समुचित विकास नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब उसने एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा प्रणालियों का गहनता से अध्ययन किया, उसके गुण दोषों के बारे में विचार किया, उसके पश्चात उसने अपने स्वयं के शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो ने यह बतलाया है कि एक अगर आदर्श राज्य की प्राप्ति करना है तो शासक के लिए दार्शनिक राजाओं का होना बहुत आवश्यक है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में बौद्धिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा का समन्वय करना आवश्यक समझा, क्योंकि शिक्षा एक ओर से अनिवार्य होती है तो दूसरी तरह से वह राज्य के द्वारा नियंत्रित भी होना चाहिए और साथ ही अनिवार्य भी होना चाहिए और निःशुल्क भी होना चाहिए। तो प्लेटो का यह कहना है कि एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी वह ठीक नहीं थी, क्योंकि वह राज्य के नियंत्रण में नहीं थी। इसकी अपेक्षा वह स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली से अधिक प्रभावित था। तो इसी आधार पर शिक्षा के वह 2 उद्देश्य बतलाता है। सबसे पहला उद्देश्य कि शिक्षा व्यक्ति के द्वारा समाज के लिए जिस कर्तव्य का पालन करना चाहिए उसी के लिए उसको तैयार करना चाहिए और वह उसको एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया मानता है जिसके कि समाज का जो प्रत्येक घटक है सामाजिक चेतना से भर जाता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरह से करना सीख जाता है। दूसरी बात, प्लेटो की शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है कि व्यक्ति को सत्य का साक्षात्कार कराना, यानी कि वह यह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य का साक्षात्कार होना चाहिए, वह कठिनाइयों को अच्छे से समझे और अपने कठिनाइयों को दूर कर सके। प्लेटो ने शिक्षा के साम्यवाद को भी बहुत अधिक महत्व दिया है। उसका कहना है कि साम्यवाद में अगर परिवार और संपत्ति में सैनिक और शासक वर्ग को अगर अलग रखा जाए तो इससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से कर सकते हैं और सभी प्रकार की बुराइयों को शिक्षा से दूर किया जा सकता है। इसलिए बार्कर ने कहा कि शिक्षा ही वह ऐसी औषधि है जो कि सभी प्रकार से मानव के मस्तिष्क को बहुत अधिक स्वस्थ बनाती है और एक रामबाण की औषधि जैसे वह कार्य करती है। थैंक यू।